आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हमारा जो यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स है वो यूपीपीसीएस का जो अपकमिंग प्रीलिम्स है वो 12 अक्टूबर को होने वाला है। और उसी प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर मैंने ये आज से ये पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करी है। इस पीवाईक्यू में मैं क्या करूँगा, 2020 से लेकर 2024 तक जो भी सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू पूछे गए हैं मैं उनको डिस्कस करूँगा। लाइक सबसे पहले मैं करूँगा हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का। पहले आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे अपन, उसके बाद ज्योग्राफी को करेंगे, देन हम इकोनॉमिक्स को करेंगे। आर्ट एंड हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिर मैं पॉलिटी का डिस्कस करूँगा और देन करंट अफेयर्स की। तो ये 5 थीम ऐसी होती हैं, ये मतलब यूपीपीसीएस में इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक लास्ट में बचती है जो है साइंस। तो ये 6 ऐसे कोर थीम्स हैं या फिर कोर ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे कहीं ना कहीं यूपीपीसीएस में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं उसी सीरीज में हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर को डिस्कस करूंगा और देखूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअली यहाँ क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। और हमेशा आप लोग एक बात याद रखना कि मतलब जो स्टेट प्रीलिम्स या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स में पीवाईक्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंस रखा जाता है, क्योंकि हम देखेंगे इसमें भी देखेंगे कि 2024 में जो यूपीसीएस में जो काफ़ी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से इंस्पायर थी और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे मतलब जो डायरेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पीवाईक्यू रखे थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा वो सिर्फ आंसर सेंट्रिक नहीं करूँगा बात। मतलब ये नहीं है कि मैंने दोनों स्टेटमेंट पढ़ दिए उसके बाद मैंने आपको बता दिया ये गलत ये सही, बट थोड़ा सा मैं उसका जो एग्ज़ाम रिलेवेंट डाटा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमने यहाँ प्रीवियस पेपर में ऑप्शन में पढ़ा था वो अपकमिंग नेक्स्ट एग्जाम में इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है और फिर हम सोचते हैं कि काश हम उस टाइम वो ऑप्शन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते या फिर थोड़ा सा उस ऑप्शन पे रिसर्च कर लेते तो शायद वो वाला क्वेश्चन हमारा तो सही हो जाता। तो वही गिल्ट जो एग्जाम में फील ना हो, तो इस वजह से आज जो मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा वो डिस्कशन आपको थोड़ा सा बियॉन्ड द क्वेश्चंस भी ले जाऊँगा, जिससे कि आपको समझ में आए कि यहाँ से और क्या क्या एग्जाम सेंट्रिक बातें पूछी जा सकती हैं। और जो मेरा सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को एज अ फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल कंसीडर मत कीजिए, बिकॉज आई हैव बीन एनालाइजिंग यूपीएससी एंड स्टेट सर्विसेज एग्जाम ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक्चुअली वहाँ पेपर का ट्रेंड क्या आ रहा है, क्या पूछा जा रहा है। तो जो भी मैं आपको डाटा बताऊँ हर एक डाटा एग्जाम सेंट्रिक होगा एंड प्लीज़ आप लोग उसका अपने जहाँ भी नोट्स बनाएं उसमें ऐड जरूर करें, क्योंकि ये डाटा कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नाउ लेट्स मूविंग फॉरवर्ड, हम अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वर्कर एंड द पीजेंट पार्टी। और इस वाले जो 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ था इसमें अराउंड 2 से 3 सवाल पार्टी से पूछे गया। लाइक सबसे पहले उन्होंने पीजेंट वर्कर एंड पीजेंट पार्टी के बारे में पूछा है, फिर आगे हम पढ़ेंगे उन्होंने जस्टिस पार्टी के बारे में पूछा है, जस्टिस पार्टी कि जस्टिस पार्टी एक्चुअली क्या हुआ करती थे। तो पार्टी से सवाल काफ़ी निकाले गए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वर्कर एंड द पीजेंट पार्टी। द वर्कर एंड पीजेंट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1927 एंड वाज गिवन द फॉर्म ऑफ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। पहला है कि ये जो पार्टी थी वो 1927 में बनी थी और उस टाइम पे उसे एज अ ऑल इंडिया का क्रेडिट मिल चुका था। The objective of this party was to work within the Congress so that it could be made a more revolution-inclined party and an organization of the common people। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। सबसे पहले अगर इनके स्टेटमेंट की बात समझने की कोशिश करें तो जो इसका पहला स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट इसका पहला वाला रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले जो जस्टिस वर्कर एंड पीजेंट पार्टी थी ये आपकी 1925 से ही एक्टिव हो गई थी। यस, उस टाइम पे एक रीजनल पार्टी के तौर पे काम कर रही थी। रीजनल पार्टी मतलब एक्टिव तो ये 1925 से ही थी। द वर्कर एंड पीजेंट पार्टी वाज फॉर्म इन 1927, ये गलत है यहाँ पे, ये 1925 में फॉर्म हुई थी। एंड वाज गिवन द फॉर्म ऑफ एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। यस, 1925 में फाउंड तो हो गई थी बट इन 1927 इट वाज गिवन एन ऑल इंडिया कैरेक्टर। इट वाज गिवन एन ऑल इंडिया कैरेक्टर। और यहाँ उन्होंने क्या किया है कि वाज फाउंड इन 1927, तो ये 1927 नहीं होगा, फाउंड करी गई थी 1925 में। इन 1927 इट वाज गिवन एन ऑल इंडिया कैरेक्टर। तो ऑप्शन 1 अपना रॉन्ग होगा। और सेकंड वाला मैं इसके बारे में थोड़ा सा और समझाता हूँ आप लोगों को, वेट। हाँ, तो मैंने क्या बताया था, वर्कर एंड पीजेंट पार्टी, वर्कर एंड पीजेंट पार्टी, वर्कर एंड पीजेंट
पार्टी। पहली बात मैंने आपको क्या बताई थी कि ये फाउंड करी गई थी, कब है फाउंड करी गई थी, ये 1925 में, और 1927 में इसको ऑल इंडिया कैरेक्टर दिया गया था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमने क्या देखा था, अब इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, ये पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये विद इन द आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ये काम कर रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर काम कर रही थी। और इसका काम क्या था कि जो यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस में थोड़ा सा रेडिकल प्लस जो रिवोल्यूशनरी कैरेक्टर है वो इसका बढ़ाया जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और दूसरा जो पीजेंट और वर्कर सेंट्रिक जो बातें करी जा रही हैं, पीजेंट एंड वर्कर सेंट्रिक मीन्स जो पीजेंट और जो डेप्राइव्ड कम्युनिटी है, कहीं ना कहीं पीजेंट और वर्कर सेंट्रिक बातें या फिर उनका जो वेलफेयर से रिलेटेड जो यहाँ वर्ग थे उनको इस पार्टी ने प्रमोट किया। तो समझ में आया। वर्कर एंड पीजेंट पार्टी 1925 में फॉर्म करी गई थी एज ए रीजनल पार्टी, बट इट वाज गिवन एन पैन ऑल इंडिया कैरेक्टर इन 1927। और उसमें भी इसके अलग अलग लाइक वेस्ट बंगाल और यहाँ मद्रास, महाराष्ट्र, कर्नाटका, काफ़ी जगह इसके रीजनल हेडक्वार्टर भी बनाए हुए थे। और आईएनसी के अंदर ये काम कर रही थी, विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस काम कर रही थी। और इसका वही था कि रेडिकल प्लस रिवोल्यूशनरी कैरेक्टर हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का बढ़ाना है, और पीजेंट एंड वर्कर सेंट्रिक बातें करनी है, और पीजेंट एंड वर्कर का हमें इंटरेस्ट भी बढ़ाना है। तो समझ में आया। तो इसका जो हम अगर आंसर देखें इसका, तो क्या आंसर होगा अपना, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अपना पहला गलत है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टी वाज टू वर्क विद इन द कांग्रेस सो दैट इट कुड बी मेड अ मोर रिवोल्यूशन इंक्लाइंड पार्टी एंड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉमन पीपल। यस, तो मतलब कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमन पीपल्स का मतलब ये है कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना और लोगों के इंटरेस्ट की बातें करना। हैंस अपने इसका आंसर क्या हुआ, आंसर अब शुड बी ओनली सेकंड इज राइट, ओनली 2 इज राइट। ओनली 2 इज राइट। अब हम इससे क्या सीख सकते हैं, इस क्वेश्चन से हम ये सीखते हैं कोई भी अगर पार्टी हो उस पार्टी से रिलेटेड सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो कब फॉर्म हुई थी, कब बनाई गई थी। दूसरी बात हमें पता होना चाहिए कि व्हाट वाज द कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या था उसका, ये चीज़ें तो हमें पता ही होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यस, अब ये क्वेश्चन ये सिर्फ यूपीपीसीएस में नहीं, ये यूपीएससी या फिर स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स में हमेशा ही पूछा जाता है। और अपकमिंग वीडियो में मैं इसका पूरा एक टॉपिक ही लाऊंगा आप लोगों के सामने, और वो मैं आपको याद भी करवा दूँगा, क्योंकि अभी ये अराउंड 10 से 12 ऐसे एसोसिएशन होते हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोनोलॉजी ही पूछे जाते हैं। अभी तो क्रोनोलॉजी पूछे जा रहे हैं, लेकिन अपकमिंग टाइम में देखना आप ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रीजन सेंट्रिक होंगे। समझाता हूँ मैं इसमें एक्चुअली होता क्या है। देखो, जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी ना, जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उससे पहले और भी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी एक्टिव हुआ करती थी। अब वो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर एक्टिव हुआ करती थी उस टाइम पे, तो उनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था, ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपका ये 1866 में फॉर्म हुआ था। हाँ, उससे पहले ये देख लो, ये चारों ही ऑर्गेनाइजेशन लंदन में फॉर्म हुई थी। मतलब ये आउटसाइड इंडिया बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है। और ये 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फॉर्म करी गई थी। देन उसके बाद नेशनल इंडियन एसोसिएशन, ये कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा बुक्स में भी डाउट है, कहीं इसका 1867 दिया होता है और कहीं इसका 1870 दिया होता है। 1870, 2 मिनट रुकना, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दो। ठीक है। इंडियन सोसाइटी आपका 1872 में बनाया गया था, 1872 हो गया। और इंडियन एसोसिएशन आपका ये अराउंड 1875 पर 1876 की बात करी जाती है यहाँ पे, बट 1876 ज़्यादातर सही माना जाता है इसका। तो ये बना है 1866 में, ये बना है 1867 या फिर 1870 भी बोला जाता है इसको। ये 1872 और ये 1876। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन अपन देख रहे हैं, ये कहाँ है, ये बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा, तो इसका क्या हुआ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, नेशनल इंडियन एसोसिएशन
1867 या 1870, इंडियन सोसाइटी 1872, इंडियन एसोसिएशन 1876। तो आंसर शुड बी 1 2 3 4। अब इसका मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ आप लोगों को, वेट। अब इसका ये पूछा जाता है ये एक्चुअली फाउंड किसने करी थी, ये फाउंड किसने करी थी, तो इसका भी थोड़ा सा समझ लो कि ये फाउंडर कौन थे इनके। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के फाउंडर थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। आप लोग ये लिखना जरूर, इसका डाटा है दादा भाई नौरोजी। ना अब आएगा नेशनल इंडियन एसोसिएशन। नेशनल इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर थे, इसके फाउंडर थे मैरी कारपेंटर। कौन? मैरी कारपेंटर। इसका था मैरी कारपेंटर। इंडियन सोसाइटी, और इंडियन सोसाइटी के फाउंडर था आनंद मोहन बोस। कौन? आनंद मोहन बोस। इसका मैं कैसे करूं, चलो यहीं कर दे रहा हूं, आनंद मोहन बोस। यहाँ पे आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। इसके दादा भाई नौरोजी, और नेशनल इंडियन एसोसिएशन के मैरी कारपेंटर, इंडियन सोसाइटी के आनंद मोहन बोस, और इंडियन एसोसिएशन के थे आनंद मोहन बोस प्लस SN बनर्जी। तो इसमें कौन आ जाएंगे? आनंद मोहन बोस तो थे ही इसमें, आनंद मोहन बोस प्लस SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक, चलो। तो इसमें हमें इतना डाटा याद रखना होता है। अभी इसमें पूछा क्या गया था, सिर्फ ये पूछा गया था कि ये इनकी क्रोनोलॉजी, लेकिन हमने क्या क्या याद किया, क्रोनोलॉजी हमने समझी, उसके बाद हमने देखी कि चारों ही ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड ऑफ द इंडिया बनाई गई हैं, और फिर मैंने इनके फाउंडर भी बताया आप लोगों को, क्योंकि यही डाटा होता है जो इन द फॉर्म ऑफ PY को लगेगा आपको कि ये आपने पढ़ा है, बट आप वहाँ सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जितना डाटा हमें इसका ढूंढना चाहिए था, हम लोग कहीं ना कहीं उतना नहीं ढूंढ पाते, और हम बस PY को एक मतलब इन द फॉर्म ऑफ एक रीडिंग कर लेते, चलो हमारा PY को कंप्लीट हो गया, और बट ऐसे सवाल नहीं होते। अब सवाल थोड़ा सा इन द फॉर्म ऑफ वो नॉलेज पूछा जा रहा है, तो ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है उसमें, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें याद रखनी होगी। पहले मैं बता दे रहा, पहला ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के फाउंडर आनंद वो दादा भाई नौरोजी, नेशनल इंडियन एसोसिएशन के थे मैरी कारपेंटर, इंडियन सोसाइटी के थे आनंद मोहन बोस, और इंडियन एसोसिएशन के थे आनंद मोहन बोस प्लस सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी क्रोनोलॉजी बेस्ड है। अगर आप लोग कहो तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री के एक ऐसा क्रोनोलॉजी का वीडियो लाऊंगा ना, जिसमें आपकी पूरी क्रोनोलॉजी क्लियर हो जाएगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द ये प्लासी से स्टार्ट करूंगा। 1757 जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, यहाँ से मैं अप टू 1947 में 1757 से 1947 ऐसी क्रोनोलॉजी की वीडियो लाऊंगा, जिसमें पूरे PY के अभी तक पूछे गए हैं वो डिस्कस हो जाएंगे, और अपकमिंग एग्जाम में जो भी कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजी अगर आप पूछ गए हिस्ट्री से, तो आप डेफिनेटली बहुत ईजिली कर पाओगे उनको सॉल्व। चलो देखते हैं। रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट, अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, अराइवल ऑफ UK पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इन दिल्ली। सबसे पहले समझते हैं ये चारों ही जो आपको याद रखना है, ये जो चारों ही हमारे पास ये इवेंट है, ये चारों ही इवेंट कहीं ना कहीं 1946 से जुड़े हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा हिस्ट्री को हमें डीप में पढ़ना पड़ेगा। चारों ही इवेंट 46 से जुड़ा है। अब इसको समझते हैं। ये क्या है? रॉयल इंडियन नेवी। रॉयल इंडियन नेवी का जो ये था म्यूटी थी, ये हुई थी अराउंड आपका 18 फेब के आसपास, 18 फेब 1946 हुआ। क्या था मैं अभी समझाऊंगा इसमें। रॉयल इंडियन नेवी के रिपोर्ट में एक्चुअली ये हुआ था कि यहाँ के जो एजर जो नेवी में जो वर्कर काम करते थे, उनकी फूड और उनकी जो रहने की वहाँ पे व्यवस्था थी वो काफ़ी बेकार हुआ करती थी। तो और दूसरा, इन लोगों को जो इंडियन नेवी में जो पर्सनल होते थे, इनका डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स। इनका पे कम होता था, इनकी वर्किंग कंडीशन ज़्यादा हार्श होती थी, और इन्हें रहने खाने का अच्छा इनका अरेंजमेंट नहीं हुआ करता था। तो इसी वजह से वहाँ शिप का नाम याद रखा था HMIS तलवार। शिप भी पूछा जाता है। HMIS तलवार करके एक शिप हुआ करता था, जो उस टाइम पे पुणे में डॉक था, तो वहीं पे ये रिवोल्ट किया गया था, HMIS तलवार, और 18 फरवरी 1946 में। अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन। अब आता है कि अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब अनाउंस किया गया था? कैबिनेट मिशन आपका अनाउंस किया गया था अराउंड 19 फरवरी 1946। और ये कहाँ, ये कौन के द्वारा अनाउंस किया गया था? ये क्लीमेंट एटली के द्वारा अनाउंस किया गया था। कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में। और वहाँ इन्होंने बात करी थी कि कैसे हम इंडिया को
इंडिपेंडेंस करेंगे और कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट किया जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ये 2 सितंबर 1946 को होती है और ये अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। अराइवल ऑफ यूके पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इन दिल्ली, ये जनवरी में आता है। और जनवरी में किस लिए आता है? जनवरी में आता है कि टू जज द इंडिया की क्या पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उस टाइम पे, मीन्स इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी चल रही है, क्योंकि अब इन्हें देखना था कि हम कैसे इंडिया को ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे, कैसे इंडिया को इंडिपेंडेंट करेंगे। तो समझ में आया, हमने देखा कि ये 9 फरवरी में भी हो रहा है, ये भी फरवरी में हुआ, ये जनवरी में हो रहा है, ये सितंबर में हो रहा है। हैंस ऑप्शन शुड बी 4 1 2 3 4 1 2 3 यस 4 1 2 3। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसका हमें सबसे पहले ये याद रखना होगा कि ये सवाल कैसे पूछा जा रहा है। अब देख रहे हो इसमें कितना डीप पूछा गया। रॉयल इंडियन नेवी कब हुआ था? मैंने बताया 18 फरवरी 1946 को हुआ था। अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन 19 फरवरी 1946। फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर। और अराइवल ऑफ यूके पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इन दिल्ली। ये लोग क्यों आए थे? क्योंकि इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशन को एसेस करने के लिए आए थे कि हमें इंडिया को जब ट्रांसफर ऑफ पावर करना होगा तो हाउ वी शुड मूव इन दैट वे, हमें कैसे वहाँ आगे बढ़ना होगा। तो आई होप अभी टाइम का थोड़ा इशू है क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। और जो भी आपको मैं बोल रहा हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी में जो भी आपको डाउट हो आप ज़रूर बताएं। मैं उस पर एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें PYQ प्लस अपकमिंग जो क्वेश्चन आएंगे वो सभी कवर होंगे ना। हाँ, ये फिर एक पार्टी से आया। पहले पीजेंट एंड वर्कर पार्टी से पूछा गया था, अब इससे पूछा गया। क्या पूछा गया है समझते हैं। Consider the following statement with reference to the Justice Party. The Justice Party opposed Congress by calling it a Brahmin-dominated organization. It claimed the same communal representation for non-Brahmins as the Morley-Minto had given to Muslims. ये बात थोड़ा समझते, यस ये बात सही है। तो जस्टिस पार्टी ने क्या किया था? जस्टिस पार्टी ने अपोज किया था कांग्रेस को। हाँ, तो जस्टिस पार्टी क्या थी सबसे पहले समझते हैं। जस्टिस पार्टी बनी क्यों थी पहले समझा, याद रखना। कांग्रेस के अंदर ही कुछ फ्रैक्शंस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो अगेंस्ट हो गए थे, पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में उनकी बात को नहीं सुना जा रहा था तो वो INC से थोड़ा अलग चले गए थे। ये अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो INC से थोड़ा सा अलग चले गए थे और 1934 में वो अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं। जस्टिस पार्टी में कुछ नाम भी याद रखे जाते हैं कि लाइक हु वाज द फाउंडर ऑफ द जस्टिस पार्टी। तो आपको कुछ जरूरी मैं नाम याद करवा देता हूँ, वो नाम आपको याद रखना है क्योंकि वो नाम ऐसे थे, यहाँ नहीं वो आपको और भी आगे कहीं ये आपको इन द फॉर्म ऑफ PYQ या फिर इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट जब भी लगाओगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलो समझते हैं। जस्टिस पार्टी CN मुदालियर, NC रंगा, ऐसे नाम यहाँ पे याद रखे जाते हैं। CN मुदालियर थे, NC रंगा थे, और भी ऐसे नाम हैं जो हमें यहाँ पे याद रखे जाते हैं। बट अभी आप बहुत ज़्यादा फिर बड़ी वीडियो बन जाएगी अगर मैं सब कुछ ही बता दूंगा आपको। इट क्लेम्ड द सेम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अ नॉन ब्राह्मण्स एज द मोरली मिंटो रिफॉर्म्स हैड गिवन टू मुस्लिम। समझते हैं जस्टिस पार्टी क्या बोल रही थी। जस्टिस पार्टी INC पे ये आरोप लगा रही थी कि INC में कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और INC को पूरा ब्राह्मण्स ही रेगुलेट कर रहे हैं। तो जस्टिस पार्टी इस चीज़ के अगेंस्ट थी कि आपने ब्राह्मण्स का इतना डोमिनेशन क्यों बढ़ा दिया है और जो डेप्राइव्ड कम्युनिटी है उनको क्यों छोड़ा गया है पीछे। और ये बोलते थे क्या कि जो नॉन ब्राह्मण्स हैं। अच्छा याद करो 1909 में तो आता है मोरली मिंटो रिफॉर्म्स और 1919 में आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अब मोरली मिंटो रिफॉर्म्स में हमें पता है कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या था? अब जो मुस्लिम्स इलेक्ट किए जाएंगे वो मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा ही इलेक्ट किए जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बात करी गई? तो इन्होंने बोला, जस्टिस पार्टी ने बोला क्या कि जैसा 1909 में मुस्लिम्स को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था वैसा ही रिप्रेजेंटेशन मुझे भी दो, और जैसा रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिया गया था वैसा ही मुझे। और जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जब आया तो उसमें इनकी बात सुनी गई थी। हालांकि इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं दिया गया था बट इन्हें रिजर्वेशन दे दिया गया था। नॉन ब्राह्मण्स को रिजर्वेशन तो मिला था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म तो समझ में आ रहा है। मैंने आपको क्या क्या बताया। जस्टिस पार्टी के फाउंडर कौन थे? CN मुदालियर थे, NC रंगा थे। कुछ ऐसे नाम याद रखे जाते हैं, CN मुदालियर और NC रंगा, ठीक है। और दूसरा ये किसकी बात करती थी जस्टिस पार्टी बात करती थी कि मुझे भी वही अरेंजमेंट चाहिए जो कि 1909 में मोरली मिंटो रिफॉर्म्स में मुस्लिम्स को दिया गया है। चलो आई होप आपका क्लियर होगा इसमें सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं।
इसका आंसर क्या होगा? जस्टिस पार्टी अपोज्ड कांग्रेस, सही है। इट क्लेम द सेम, सही है। बोथ 1 and 2। नाउ मोस्ट ऑफ दी ये मोस्ट ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट कंसीडर ब्रिटिश रूल एज एन एक्ट ऑफ प्रोविडेंस डेस्टिन्ड टू बी ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन। दे कंप्लेंट ओनली अगेंस्ट अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। समझते हैं। अच्छा, जब ब्रिटिशर्स का इंडिया में एंट्री होता है तो उस टाइम पे इंडिया में 2 फ्रैक्शंस हुआ करती थी। समझाते हूँ आपको ये क्या हुआ करता था। जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उस टाइम पे इंडिया में 2 कम्युनिटी हुआ करती थी। कौन थी? एक तो वो लोग थे जो थोड़े से कहीं ना कहीं एजुकेटेड थे, और एक थोड़े इन्हें ही एजुकेटेड बोलते थे, और ये थोड़े से अनएजुकेटेड पीपल्स थे। अब जो एजुकेटेड पीपल्स आए थे उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स तो भाई मॉडर्न आइडिया से इन्फ्लुएंस हैं, अगर वो इंडिया में आएंगे तो वो कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन लेके आएंगे, और इंडिया में जो हम लोग अभी अंडर डेवलप है हमें क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। लेकिन जो अनएजुकेटेड पीपल्स थे ये लोगों ने कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को हमेशा से ही इन्हें डाउट रहा है, और हमेशा से ही इन्होंने ब्रिटिशर्स को अपोज किया है। ये समझते हैं। अब बोला क्या जा रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखो पहले। मोस्ट ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट कंसिडर्ड ब्रिटिश रूल एज एन एक्ट ऑफ प्रोविडेंस डेस्टिन्ड टू बी ब्रिंग। यस, तो उन्होंने बोला क्या कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स आएंगे तो मॉडर्नाइजेशन तो लाएंगे। दे कंप्लेंट ओनली अगेंस्ट अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अनब्रिटिश रूल का मतलब ही होता है कि ऐसी पॉलिसी लेके आना जो इंडिया के एंटी हो या फिर इंडिया के अगेंस्ट हो। लाइक तो जब फेमाइन आ गया उसके बाद भी आप टैक्स बढ़ा रहे हैं, ये अनब्रिटिश रूल है। आप इंडियंस की जो प्रिंसिपली स्टेट्स या फिर इंडियन की जो प्रोविंसेस वगैरह हैं आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, ये अनब्रिटिश रूल है। आप इंडियंस के खिलाफ ऑपरेसिव एक्ट लेके आ रहे हैं, ये अनब्रिटिश रूल है। ऑपरेसिव एक्ट मतलब हार्श पॉलिसी, हार्श इकोनॉमिक मेजर्स लेके आ रहे हैं, तो ये कैसा है? ये सब क्या है? ये अनब्रिटिश रूल है। हाँ, तो दे कंप्लेंट ओनली अगेंस्ट अनब्रिटिश रूल। हाँ, ये तो बोलते थे, देखो ब्रिटिशर्स आए तो है तो अच्छा, कम से कम एटलीस्ट मॉडर्नाइजेशन तो लाएंगे। अब सती जैसी प्रैक्टिस ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही हटी। रेलवे का हमारा जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही हुआ। पोस्टल सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है वो भी वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ है। टेलीग्राफ का डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ है। तो ये सभी डेवलपमेंट भी तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ। तो वो ये बात बोलते थे, हाँ ये सही है कि मॉडर्नाइजेशन तो आएगा, बट उसके साथ ही वो बोलते थे ये जो एंटी इंडियन जो एक्ट चल रहे हैं, लाइक ऑपरेसिव एक्ट लेके आ रहे हैं, वो फेमाइन में भी टैक्स बढ़ा रहे हैं, इंडियंस के जो प्रिंसिपल स्टेट्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, ये सब चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? मोस्ट ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट कंसिडर यस दे कंप्लेंट ओनली अगेंस्ट द, तो बोथ आर A and R are right. Moving forward, ये समझ में आया? चलो, ये भाई बिल्कुल ही फैक्चुअल सवाल था, इसको अपन कुछ नहीं, इसको बस थोड़ा सा मैं बता दे रहा आप लोगों को कि ये था क्या इसमें। ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ लाहौर कॉलेज। जो विलियम A.J. आर्कबोल्ड, ये कौन थे? ये विलियम A.J. आर्कबोल्ड, ये कहीं ना कहीं रिफॉर्मिस्ट भी बोल सकते, प्लस इन्होंने एक एकेडमिक कैरियर में इनका बहुत योगदान है, समझते हैं। ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ लाहौर कॉलेज कलकत्ता। ये कहीं ना कहीं लाहौर कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल हुआ करते थे। ये बात तो एकदम सही है, इन्होंने लाहौर कॉलेज कलकत्ता में काम किया। ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ लाहौर कॉलेज, सही है। ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ मोर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद। ओके, ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ माओ कॉलेज अलीगढ़, समझते हैं। तो इन्होंने माओ कॉलेज क्या है? ये मोहम्मदन एंड एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है जो अलीगढ़ में फॉर्म किया गया था, और ये कौन? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। सर सैयद, इसका थोड़ा सा ये करते हैं, और ये ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ मोर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद, और ये मोर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में भी उन्होंने काम किया। हाँ, ये भी सही है, इनने इसमें भी काम किया। ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ लाहौर कॉलेज
ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ लाहौर कॉलेज, लाहौर कॉलेज ये लाहौर में ही था, ठीक है। ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ढाका, याद रखना है। इन्होंने लाहौर कॉलेज में तो आई थिंक काम नहीं किया था, यहाँ पे नहीं किया था काम। वेट, इसको करते हैं थोड़ा सा। इन्होंने यहाँ पे काम नहीं किया था, लाहौर कॉलेज में इन्होंने काम नहीं किया था, गवर्नमेंट कॉलेज ढाका में तो काम किया था। तो इन्होंने ढक्का में भी काम किया था, इलाहाबाद में भी किया था और अलीगढ़ में भी किया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने लाहौर कॉलेज में काम नहीं किया था। एंड ऑप्शन शुड बी ए। तो क्या बोला जा रहा है, इन्होंने लाहौर कॉलेज में काम किया, ढक्का का गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे नहीं किया था, यहाँ किया है, इलाहाबाद के कॉलेज में भी किया है, और माओ कॉलेज जो अलीगढ़ में था वहाँ भी किया है। इस क्वेश्चन से परेशान नहीं होना, बिल्कुल इसके वाला क्वेश्चन था ये, इसको आप स्किप भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल सवाल था। हाँ, ये सवाल गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि हाल थोड़े से टफ हैं, बट ये सवाल गलत नहीं होने चाहिए हमारे। सबसे पहले समझते हैं वेल्लोर रिविलियन क्या था। वेल्लोर रिविलियन देखो, हमने देखा कि 1857 में तो अपन इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ते हैं, या फिर कहीं ना कहीं काफ़ी हिस्टोरियंस ने उसे अलग अलग नाम देकर बोला है, बट 1857 इंडिया की जो हिस्ट्री में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ईयर के तौर पे याद रखा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे हमने देखा रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की महाक्रांति होती है। अब इसके पहले भी छोटी छोटी क्रांतियाँ हो चुकी थी, इसके पहले भी छोटी छोटी क्रांतियाँ हो चुकी थी, जो सबका एक कम्युलेटिव इफेक्ट कहाँ देखने को मिला, हमें 1857 में देखने को मिला। तो वही जो छोटी छोटी क्रांतियाँ थी, उनकी शुरुआत में एक वेल्लोर म्यूटनी याद रखी जाती है। और वेल्लोर म्यूटनी कहाँ हुई थी, 1806 में। ये कहाँ हुई थी, ये केरल में हुई थी। ये किस चीज़ को लेकर हुई थी, क्योंकि वहाँ जो यहाँ केरल में जो यहाँ के रीजनल एरिया में यहाँ जो भी ब्रिटिशर्स प्लस इंडियन ऑफिसर्स, ब्रिटिशर्स प्लस इंडियंस तो ऑफिसर्स नहीं थे, इन द फॉर्म ऑफ सोल्जर्स काम करते थे यहाँ पे। अब इनका क्या होता था, इंडियन सोल्जर्स के ड्रेसिंग कोड में कुछ ऐसा बदलाव किया गया था, जो कहीं ना कहीं इनके ट्रेडिशनल जो कल्चर थे और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी, उनको हार्म किया जा रहा था। इनकी जो पगड़ी वगैरह में कुछ ऐसी छेड़छाड़ करी गई थी कि पगड़ी कहीं ना कहीं इनकी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी उनके अगेंस्ट जा रही थी। और दूसरा कि इन्हें अपने जो इनके ब्रिटिशर साथी होते थे उनसे इन्हें डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। और तो ये भी कारण था कि ये कहीं ना कहीं इन्होंने रिवोल्ट किया। डेथ ऑफ नाना फडणवीस ये कहीं ना कहीं मराठा किंगडम से बिलोंग करते हैं, पेशवास के। तो यहाँ 1800 इनकी 1800 में डेथ हुई थी। और रिकॉल ऑफ वेलेजली ये वही वेलेजली याद रखेंगे, इसको भूलना नहीं है। ये 1798 से 1805 तक बना था। आप लोग ये डाटा बिल्कुल याद रखना जो मैं बता रहा हूँ, 1805 तक। और याद रखो 1798 में ही तो हुआ था जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ था, जब ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम तो थर्ड में हुई थी। उसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वार था, यही था जिसके टाइम पे टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी, या फिर टीपू सुल्तान फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में मारा गया था। और यही वो इंसान था जिसने एक पॉलिसी लेके आया था, कौन सी, सब्सिडरी अलायंस। ये सब आप लोगों को भी लिखना है, सब्सिडरी अलायंस, यही पॉलिसी लेके आया था सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी क्या बोलती थी कि जो इंडिया के जो प्रिंसिपल स्टेट्स हैं, इंडिया के जो रजवाड़े हैं उन्हें अपने अंदर ब्रिटिशर्स की आर्मी रखनी पड़ेगी। और इसका खर्चा भी कौन देगा, इसका खर्चा भी इंडियंस की ये प्रिंसिपल स्टेट्स ही देगी। बस हम इतना एश्योर करेंगे अगर कोई बाहर से अटैक होगा तो उस टाइम पे हम तुम्हें सेफ गार्ड प्रोवाइड कराएंगे। ये था इनकी पॉलिसी। और भी इसमें आप लोग अगर सब्सिडरी अलायंस को डिटेल में समझना चाहते हो, मैं 2-3 मिनट में इसको पूरा समझा दूंगा, इसकी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा और उसके साथ PYQ भी सॉल्व करवा दूंगा। सब्सिडरी अलायंस थोड़ा सा अच्छा टॉपिक। रिकॉल ऑफ वेलेजली 1798 से 1805 में वापस चले जाते हैं। और एंग्लो नेपाल वार याद रखना, ये 1814 से 1816 होती है। और एंग्लो नेपाल वार में एक जरूरी पॉइंट यहाँ याद रखा जाता है कि ये जो वार था ये कौन सी ट्रीटी से खत्म हुआ था, तो ये ट्रीटी ऑफ सुगौली याद रखना आप सभी लोग, ट्रीटी ऑफ सुगौली की ट्रीटी से ये वार एंड होता है। वेल्लोर म्यूटनी 1806 में कहाँ हुई थी, केरल में हुई थी। डेथ ऑफ नाना फडणवीस 1800 में, कहाँ, 1800 में। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, मराठा पेशवा से बिलोंग करते हैं। रिकॉल ऑफ वेलेजली कहाँ से एक्टिव रहा था, 1798 से 1805। यही कौन सी पॉलिसी लेके आया था, सब्सिडरी अलायंस। हाँ, और इसी के टाइम पे एक बात होते रख लो, इसी के टाइम पे जो फोर्ट विलियम बनाया था ना 1800 में, इसी के टाइम पे बना था फोर्ट विलियम।
और एग्जामिनर, हाँ यूपीएससी ने पूछ रखा है यहाँ से, यूपीएससी ने जो सवाल पूछ रखा है वो थोड़ा सा देख लो यहाँ पे आप लोग। यूपीएससी ने पूछा कि फोर्ट विलियम बनाया क्यों गया था, तो याद रखना फोर्ट विलियम बनाने का क्या कारण था कि ट्रेनिंग दे पाए, किन्हें, ट्रेनिंग टू सिविल सर्वेंट्स। याद रखना ये यूपीएससी का सवाल है, यहीं पूछ लो बता देते हैं, ये पीवाई क्यू है, ट्रेनिंग टू सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट को क्या दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए। और ये तो मैंने बता ही दिया। हाँ सब्सिडरी अलायंस में एक बात और याद रखी जाती है, अब ये यही तो होता है जब मतलब बहुत चीज़ें होती बताने को। सब्सिडी अलायंस में पूछा था सबसे पहला कौन सी चीज़ थी, सबसे पहले मतलब कौन सी स्टेट थी जो ऐड करी गई थी, तो सबसे पहले सब्सिडी अलायंस किसने, हैदराबाद ने सब्सिडी अलायंस सबसे पहले साइन करी थी, और इसने कभी करी थी 1798 में ही। याद रखना ये जरूरी डाटा है, ठीक है। एंग्लो नेपाल वार 1814 से 1816, और ये कौन सी बार से एंड हुआ था, ट्रीटी ऑफ सुगौली। और एंग्लो नेपाल में कौन एक्टिव थे यहाँ पे, नेपाल से एंग्लो नेपाल में गोरखा, कौन एक्टिव था, गोरखा। चलो समझते हैं, हो गया। अब इस तरीके से करना, मतलब पूरा ही अब क्या है, ये 1806, ये 1800, ये 1805, ये एंग्लो नेपाल वेट से। सो क्रोनोलॉजी पूछी है, सबसे पहले एंग्लो नेपाल वाला लास्ट में होगा, 4 आएगा लास्ट में, ठीक है। फिर वेल्लोर म्यूटनी 4 के पहले बनाएगा, हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ समझ में आ रही हो। इस तरीके से डिस्कस करेंगे तो ईजिली। देखो इसके बेसिक पार्ट 2 बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट सवाल हमारा गलत नहीं होना चाहिए। मुद्दा बस ये है कि सवाल अगर यहाँ से आए तो वो हमारा सही जाए। फिर मूविंग फॉरवर्ड, चलो हाँ। अब ये थोड़ा सा वैसा फैक्चुअल सवाल है, इसको मैं समझाता हूँ। लेकिन क्या था ये, सबसे पहले आता है पाई का रिवोल्ट। कुछ रिवोल्ट है, ये रिवोल्ट पूछे गए हैं। आप लोग अगर कहो तो मैं रिवोल्ट पे एक बढ़िया वीडियो बना दूंगा जिससे आपके पूरे रिवोल्ट क्लियर हो जाएंगे, और विद क्रोनोलॉजी विद माइंड मैप प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपको ईजी होगा याद करने में। पाई का रिवोल्ट की बात करें, ये कहाँ हुआ करता था, पाई का रिवोल्ट 1817 में हुआ, और ये हुआ उड़ीसा में। मेरे साथ ही आप लोग लिख लिया करो ये चीज़ें, पाई का रिवोल्ट। और इसमें कौन एक्टिव थे, जगबंधु विद्याधर महापात्रा। और ये जो एक्टिव थे ना, ये इन्हें ही फर्स्ट इंडियन फ्रीडम फाइटर भी बोला जाता है, याद रखना। फर्स्ट इंडियन फ्रीडम फाइटर बोला जाता है, इनको याद रखेंगे। अब यहाँ आया बरेली रिवोल्ट, हाँ ठीक है। ये तो ये एक का 4 होगा, लो कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे, लोग सिंपल सा ए का 4। तो अब ये वही बोल रहा है, कभी कभी आपका लग भी मैटर कर जाता। तो यहाँ देखो ए का हमें पता था, तो ए से ही हम ऑप्शन में पहुंच गए, बट समझा देता हूँ। बरेली रिवोल्ट की क्या कहानी, देखो बरेली रिवोल्ट से कन्फ्यूजन नहीं होना। बरेली रिवोल्ट में 2 रिवोल्ट पड़े जाते हैं, एक तो बरेली रिवोल्ट 1816 का है, और एक बरेली रिवोल्ट 1857 का। समझते हैं 1857 में बरेली में खान बहादुर खान करके आप लोगों ने पढ़े होंगे, खान बहादुर खान। इसका पहले पेन बदलो बेटा, हाँ खान बहादुर खान। और यहाँ पे कौन थे ये 1816 में, ये था टैक्स से रिलेटेड, नॉन टैक्स कंपैक्ट। तो 2 हुए इसमें, 1816 में हुआ और 1857 में। 1857 में क्या होता है, खान बहादुर खान ने वहाँ की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वहाँ लोगों को हरा के यहाँ खुद की अपनी लोकल गवर्नमेंट बना ली थी। एक तो ये रिवोल्ट हुआ था, और 1867 में वहाँ पे नॉन टैक्स कंपैक्ट में चलाया गया था, क्योंकि ये लोगों ने फेमान आते हुए भी टैक्स बढ़ा दिया था। और तो एक तो ये चला गया था। अब इसमें कौन सी बात कर रहे हैं, इसमें खान बहादुर खान एक्टिव थे, और इसमें मुफ्ती मोहम्मद एक्टिव थे, मुफ्ती मोहम्मद। तो इसमें मुफ्ती मोहम्मद बरेली, हाँ मुफ्ती मोहम्मद, ये हो गए। चलो अब मलाबार रिवोल्ट कहाँ हुआ था, मलाबार रिवोल्ट आपको याद रखना, ये 1821 में हुआ था मलाबार रिवोल्ट। और ये कहाँ हुआ था, मलाबार वैसे जगह कहाँ है हमें पता ही है, केरल में है। तो मलाबार रिवोल्ट ऑब्वियसली केरल में हुआ था। हाँ इसके बारे में एक बात याद रखो मलाबार रिवोल्ट की, इसे मोपला मैसेकर भी बोला जाता है, मोपला रिवोल्ट। मोपला कम्युनिटी थी ना यहाँ पे, मोपला मैसेकर, मोपला कम्युनिटी ने यहाँ पे रिवोल्ट किया था। तो मलाबार रिवोल्ट, इसके कौन थे ये, इसके ये थे, कौन है इसका नाम, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, ईदाचेना कोंगन, याद रख लेना। और सिलहट रिवोल्ट, सिलहट में देखो, सिलहट में 2-3 रिवोल्ट याद रखे जाते हैं, लेकिन सिलहट में अभी नाम के लिए बस हम याद रख रहे, कौन, राधा राम, सिलहट में राधा राम। तो हमने क्या पढ़ा,
यहाँ एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि पाई का रिवोल्ट में मैंने बताया था आप लोगों को, पाई का रिवोल्ट है। पाई का रिवोल्ट में जगबंधु विद्याधर महापात्रा, बरेली रिवोल्ट मुफ्ती मोहम्मद ऐबज, मलाबार रिवोल्ट एदा चेना कुंगन और सिलहट रिवोल्ट राधाराम। ये चारों याद रखने हैं। और मैंने बताया था पाई का रिवोल्ट 1817 में हुआ, बरेली का ये 18, बरेली का मैंने लिखा है नहीं लिखा तो है मैंने बरेली, हाँ ये लिखा, बरेली का एक तो 1816 में हुआ था जो नॉन टैक्स वाला था, और एक 1857 में हुआ था, ठीक है। और मलाबार रिवोल्ट मैंने बताया 1821 में हुआ था, और सिलहट रिवोल्ट मैंने बताया राधाराम। इसमें सीरीज ऑफ रिवोल्ट थे। सिलहट करके जगह कहाँ है? आसाम के पास, याद रखना। सिलहट कहाँ है जगह? आसाम के पास, याद रखो इसको। चलो हाँ, अब ये इजी सवाल है, ये तो इजी क्वेश्चन है। कुंवर सिंह लैंडलॉर्ड ऑफ द जगदीशपुर इन बिहार लेड द रेबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। बिल्कुल सही बात है, ये तो हमें पता ही। जब भी हम 1857 का रिवोल्ट पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो रिवोल्ट और 1857 हमेशा कुछ याद रखे जाते हैं कि कौन सा लीडर किस एरिया में एक्टिव था। एक तो लीडर और एक उसका एरिया। तो हम ये सब लोग पढ़ते हैं क्या कि जो बिहार में कौन एक्टिव था? कुंवर सिंह। और ये कौन थे बिहार में? अगर जगह पूछी है तो आरा करके जगह है, जगदीशपुर, आरा जगदीशपुर। आरा जगदीशपुर। इनकी जमींदारी वगैरह कुछ छीन ली गई थी, इस कारण ये बिहार में एक्टिव हो गए थे। लॉर्ड डलहौजी रिकॉग्नाइज द एडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई एज द हायर। अच्छा ये खुद बताओ, अगर लॉर्ड डलहौजी रानी लक्ष्मीबाई के जो हायर को अगर रिकॉग्नाइज कर लेते तो रानी लक्ष्मीबाई रिवोल्ट क्यों करती? ये क्वेश्चन बिल्कुल, मतलब ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, गो रॉन्ग। अगर रिकॉग्नाइज करती तो क्यों वो लड़ाई लड़ती? वो तो फिर मानी जाती। अच्छा ये पॉलिसी समझा दे रहा आप लोगों को कि ये पॉलिसी क्या थी। अगर कोई भी इंडिया में राजा है और अगर उसका कोई मेल हायर नहीं है, उसका कोई मेल सक्सेशन नहीं है, तो वो जो किंगडम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर चला जाएगा, याद रखेंगे। मीन्स इस पॉलिसी को बोलते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और ये किसके द्वारा आई गई थी? इसी के द्वारा लाई गई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ हड़प नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या बोलता था? अगर कोई भी इंडिया का प्रिंसली स्टेट है और अगर उसके मेल सक्सेसर नहीं है तो वो प्रिंसली स्टेट का पूरा जो हक है, पूरा जो किंगडम है वो ब्रिटिशर्स के अंदर आ जाएगा। और जब अब ऐसा सेम रानी लक्ष्मीबाई के केस में हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने एक सन को अडॉप्ट किया था क्योंकि उनका खुद का कोई सन नहीं था। तो जब इस चीज़ को देखा ब्रिटिशर्स ने तो बोला कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। तो रानी लक्ष्मीबाई ने आवाज़ उठाई और तभी वो 1857 में एक्टिव हो गई थी। तो याद रखेंगे। अच्छा देखो, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, याद रखो। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक कारण बना था 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक कारण बना था क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, इंडिया में लगातार रजवाड़ों को अपने अंदर लेते जा रहे थे। और हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में एक सवाल और पूछा जाता है, ये शायद CDS में पूछा गया, एस एनडीए में, कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सबसे पहला स्टेट तो सतारा, सबसे पहली स्टेट थी सतारा। सतारा क्या मैं पूरी ही लिखवा दे रहा आप लोगों को, डोटो को। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पूछी जाती है जरूरी है थोड़ी सी। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैंने समझा तो दी आपको, कैसे किसके द्वारा आई? 1848 के अराउंड आई, ठीक है। किसके द्वारा आई? डलहौजी। कौन कौन सी? सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बेघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, याद रखेंगे, ठीक है। उदयपुर, नागपुर, ये याद रखेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ डलहौजी, ठीक है। ये पूछे जाते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कुछ ले लेना, लेकिन ये पूछे बहुत जाते, ठीक है, याद रखेंगे। मूविंग फॉरवर्ड। हाँ, ये लास्ट सवाल करते हैं आज, फिर हम जो बच्चे कुछ सवाल हम आगे कर लें क्योंकि वीडियो ऑलरेडी हमारा 40 मिनट का हो गया। बट आप लोग ये बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यहाँ से इर्द गिर्द आएगा भी तो अच्छा। मैं क्वेश्चन है, हमें ट्रेवलर्स दिए गए और पूछा गया कौन पहले आया कौन बाद में आया। सबसे पहले इत सिंह, हेनसांग,
फे हाइन तीनों ही याद रखेंगे, तीनों ही चाइना से बिलोंग करती है, तीनों ही चाइना से बिलोंग करती है। इस सिंह कब आया था इनका, मैं चलो मैं कैसे इसका यहाँ दिख रहा, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बता दूँ। इस सिंह कब आया था, ये हर्षवर्धन के बाद आया था, लेटर हर्षवर्धन के बाद आया था। अल्बेरुनी क्या आता है, ये 11वीं सेंचुरी में आता है, 11वीं-12वीं सेंचुरी में। कहाँ से आया था ये, उज्बेकिस्तान से। फर्क है, उज्बेकिस्तान ख्वारिज़म करके जगह है, वहाँ पे ये पैदा हुआ था, ख्वारिज़म उज्बेकिस्तान। चलो, हिनसांग चाइना से आया था, फे हाइन भी चाइना से आया था। फे हाइन किसके टाइम पे एक्टिव था, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, चंद्रगुप्त सेकंड कहाँ एक्टिव था, अराउंड 400, चंद्रगुप्त सेकंड नहीं, ये भी 405 से 411 के आसपास, ठीक है। ये हिनसांग H4 हिनसांग और H4 हर्षवर्धन। हिनसांग किसके टाइम पे आया था, हर्षवर्धन के टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम पे मतलब अराउंड याद रखिए तो 640 के अराउंड। और ये लेटर हर्षवर्धन आया था तो 671-672 के आसपास, 671-672 के आसपास। और फिर उसके बाद अल्बेरुनी आया था 11वीं सेंचुरी में। कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान। अच्छा, अल्बेरुनी से किताब पूछी जाती है, अल्बेरुनी ने किताब लिखी थी, वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, उसका आपको याद रखना, किताबुल हिंद, यहाँ से बहुत पूछी जाती है किताबुल हिंद। वेट, अल्बेरुनी की किताब पूछी जाती है, उसका नाम है किताबुल हिंद। इसमें अराउंड 80 चैप्टर हैं। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, लैंग्वेज पूछी जाती है इसकी, अरेबिक में। हाँ, अच्छा, ये किसके टाइम पे आया था, ये भी याद रख लो, किसके टाइम पे, तो गजनी के टाइम पे आया था ये अल्बेरुनी, गजनी, मोहम्मद गजनी। ये वही गजनी है जिसने नालंदा वगैरह, वो सॉरी नालंदा नहीं, जिसने सोमनाथ का मंदिर लूटा था, और ये लगभग 1000 से लेके 1027 के बीच में आया था। छोड़ो, हो गया, ठीक है। चलो, आज का अपना डिस्कशन हम यही करते हैं कंप्लीट। आज अपन ने कितने क्वेश्चंस किए थोड़ा सा देख लूँ, अराउंड 10 क्वेश्चन हो गए। बट बिलीव में, आप इस तरीके से अगर क्वेश्चन करोगे, कैसा भी सवाल आ जाए पेपर में, आपका गलत नहीं आएगा, अगर वो PYQ सेंट्रिक होगा तो। हमने देखा इत्सिंग ये चाइना का ट्रेवलर था, अल्बेरुनी ये उज्बेकिस्तान से आया था, और जो हिनसांग था ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, और फे हाइन था ये चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे आया था। इनका मुझे क्रोनोलॉजी देखना था, तो इत्सिंग मैंने बताया था ये 671-672 के आसपास आया था। अल्बेरुनी तो 11वीं सेंचुरी में आया था, तो सबसे लास्ट में रहेगा, तो 2 तो हमारा सबसे लास्ट में होगा, 2 सबसे लास्ट में, ऑप्शन से भी ये समझ में आया। और हिनसांग मैंने बताया था आपको, हिनसांग कब आया था, ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, और हर्षवर्धन कब एक्टिव थे अपने, ये हर्षवर्धन 630-640 के आसपास एक्टिव हुआ करते थे। और फे हाइन कब आया, फे हाइन अपना चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे आया था, और चंद्रगुप्त 2 में भी ये कब एक्टिव था, 405 से 411 के आसपास आया था ये। और इसी के साथ आज अपना ये जो सेशन था वो कंप्लीट करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो और भी इंटरेस्टिंग होगा, आप बस ऐसे ही करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, सवाल कोई भी बच के नहीं जाएगा। हिस्ट्री का अगर आएगा PYQ सेंट्रिक हो, देखो अभी मैं सिर्फ आपको PYQ, अभी मेरे पास क्या ना, मैं आपको बताऊं, अभी मुझे बहुत लिमिटेड स्पेस में बात करनी पड़ रही, क्योंकि जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाने के उससे आऊँगा कि आपको ये टॉपिक मेरे को समझाना है, तब मैं बियॉन्ड PYQ और बियॉन्ड बुक्स जाऊँगा, फिर मैं बताऊँगा आप लोगों को यहाँ से कैसे सवाल बन सकते हैं, कैसे बने हैं, और आगे भी कैसे बन सकते हैं, तब मैं उन सब पे डिस्कस करूँगा। बट अभी ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम, अभी मेरे पास, अभी आप मेरे नहीं, आप लोगों को मैं वीडियो कितनी भी बड़ी बना दूँ, बट अभी वो देखने का कुछ मतलब नहीं है। मैं अभी छोटे छोटे पार्ट में वीडियो इसलिए बनाऊँगा जिससे कि आप लोगों को पेपर में चीज़ें याद हो जाए, वरना बड़ी वीडियो देख के फिर ना क्या हम लोगों का थोड़ा सा दिमाग में वो चलने लगता है कि मतलब इतनी बड़ी वीडियो कैसे ही हो गई ये वो, तो वो सब ना होना चाहिए बस। और बाकी का आप लोग ये ज़रूर बताएं कि अपना फीडबैक ज़रूर दें प्लीज़। और मैंने हमेशा बोला था कि ये वीडियो को फर्स्ट वीडियो कंसीडर करके मत चलिए। मैंने काफ़ी टाइम से मैं UPSC और स्टेट सर्विस के पेपर देख रहा हूँ, जो भी पूछा जाता है मैंने वही सब यहाँ तुम्हें आप लोगों को बताया है जो पेपर में पूछा जाता है। कुछ भी मैंने यहाँ वहाँ का डाटा नहीं बताया। जब आप PYQ उठाएंगे, PYQ चेक करेंगे, तो जो इसके इर्द गिर्द डाटा बताया वही देखने को मिलेगा। और इसी के साथ थैंक यू। जो भी आप लोगों को फीडबैक को, आप अपना फीडबैक प्लीज़ ज़रूर बताइए, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है और कैसे हम और आगे इसमें अच्छे से कर सकते हैं। अभी हिस्ट्री का आप अगर बोलेंगे तो मैं हर किसी का आपको प्लेलिस्ट के फॉर्म में बना के तैयार कर दूंगा। अब वो आप रिवीजन करके चले जाइए। बिलीव में आपके 10 से 15 क्वेश्चंस इन 10-15 दिन में हिट करवा दूंगा, बस आप लोग इन्हें अच्छे से देखिए।
थैंक यू।